बीजेपी लगातार पूरे चुनाव को बजरंगबली पे ले जाना चाह रही थी। लोग रोजी रोटी रोजगार को लेके कांग्रेस मैदान में थी। क्या लगता है कि जो हिंदू मुस्लिम का उसका काट है, भगवान के नाम पे चुनाव लड़ने का जो उसका यूएसपी है, उसका काट मिल गया कर्नाटक में? जो मुद्दे हैं, सामयिक मुद्दे हैं देश के सामने, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ने का उसमें साहस नहीं बचा है। पहले राम के नाम पर चुनाव लड़ा, अब बजरंगबली के नाम पर चुनाव लड़ा। बजरंगबली ने भी मुंह मोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी से। राहुल गांधी को पप्पू कह के मोदी जी के सामने उसको बौना करने की साजिश करती, लेकिन उसी पप्पू ने 3,500-4 हजार किलोमीटर की पदयात्रा करके देश को जोड़ने का काम किया और देश को ये बताने का काम किया कि ये दुस्साहसिक कदम भी उठा सकते हैं वो। और उसके बाद उसका पूरा इमेज ही बदल गया। अब वो मीडिया ही इस बात को नहीं दोहरा रही है जो पहले पप्पू पप्पू कह के उनका संबोधन ही करती। ये क्रम उनका जारी है, लेकिन इस क्रम में उनकी हार सुनिश्चित हो गई। जनता मांगती है समस्याओं का समाधान, बेरोजगारी का, महंगाई का, भूखमरी का, गरीबी का, लाचारी का, ये सारे समाधान मांगती है। और आप टहला रहे हैं उसको बजरंगबली हनुमान जी की तरफ भेज रहे हैं। अरे हनुमान जी आराध्य हैं, भगवान हैं, तो उनको उसी श्रेणी में रहने दीजिए। उनको अपना मैनिफेस्टो में काहे शामिल कर रहे हैं? और हिंदू राष्ट्र के लिए कई बाबाओं को प्लांट भी किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि इसमें कितना दम बचा हुआ, तो सबका काट क्या है? सब काट है। जनता सबका इलाज करती है। जनता ही थी कर्नाटक में जो सब कुछ के बावजूद इलाज कर दिया। कर्नाटक में सिद्धरमैया की ताजपोशी होने जा रही है। उनके शपथ समारोह में आरजेडी और जदयू यहाँ से जा रही है। तेजस्वी जी जा रहे हैं और नीतीश बाबू भी जा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत मिली है, एक तरह से विपक्ष में एक हौसला आया है और आप लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं, तो कर्नाटक की जीत एक माइलस्टोन है जिसने आगे का रास्ता प्रशस्त किया है। अन्य राज्यों में भी चुनाव इसी साल होने वाले हैं। उन तमाम राज्यों के चुनावों में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह धूल चाटती हुई कर्नाटका में नज़र आई, अन्य कई राज्यों में भी वो धूल चाटती हुई नज़र आएगी। जहाँ तक विपक्षी एकता का सवाल है, उसको मजबूत करने के लिए ही बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, ये लोग जो शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इन लोगों को भी निमंत्रण है, सबके सब लोग जा रहे हैं। और अब ये मामला साफ हो गया है कि अब एकजुटता ही लड़ाई का सबसे बड़ा आधार होगा। जिस प्रकार से बीजेपी लगातार पूरे चुनाव को बजरंगबली पे ले जाना चाह रही थी, लोग रोजी रोटी रोजगार को लेके कांग्रेस मैदान में थी। क्या लगता है कि जो हिंदू मुस्लिम का उसका काट है, भगवान के नाम पे चुनाव लड़ने का जो उसका यूएसपी है, उसका काट मिल गया कर्नाटक में? काट मिला, लेकिन काट ने तो कोई असर नहीं किया। बजरंगबली ने भी मुंह मोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी हताशा में इतनी गिरावट की ओर चली जा रही है कि अब वो चुनाव, जो मुद्दे हैं, सामयिक मुद्दे हैं देश के सामने, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ने का उसमें साहस नहीं बचा है। तो वो भगवान के नाम पर चुनाव लड़ती है। पहले राम के नाम पर चुनाव लड़ा, अब बजरंगबली के नाम पर चुनाव लड़ा। तो ये क्रम उनका जारी है, लेकिन इस क्रम में उनकी हार सुनिश्चित हो गई। अब उनको भी एहसास हो गया होगा कि बहुत दिनों तक जनता को अंधेरे में रखा नहीं जा सकता है। जनता मांगती है समस्याओं का समाधान, बेरोजगारी का, महंगाई का, भूखमरी का, गरीबी का, लाचारी का, ये सारे समाधान मांगती है। और आप टहला रहे हैं उसको बजरंगबली हनुमान जी की तरफ भेज रहे हैं। अरे हनुमान जी आराध्य हैं, भगवान हैं, तो उनको उसी श्रेणी में रहने दीजिए। उनको अपना मैनिफेस्टो में काहे शामिल कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप में हताशा छाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी हताशा की शिकार है और हताशा के कारण ही वो ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिसमें जनता का उसको कड़ा जवाब मिला है। सर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, उनका अनुमान है कि 24 आते आते ज्ञान व्यापी पे चर्चा करवाएंगे फिर से वो,
ताजमहल का नाम बदलवा सकते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करवा सकते हैं। तो आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के लिए कई बाबाओं को प्लांट भी किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि इसमें कितना दम बचा हुआ। तो सबका काट क्या है? सब काट है। जनता सबका इलाज करती है। जनता ही थी कर्नाटक में जो सब कुछ के बावजूद इलाज कर दिया। अब इस देश की जनता इस बात को समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में अब कोई ऐसा जादुई करिश्मा नहीं बचा है जो पार्टी को जिता सकते हैं। इसलिए कि वो खुद अब भगवान की शरणों में भाग रहे हैं और कर्नाटक में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। इसलिए कोई भी एजेंडा अब आने वाले दिनों में वो अगर इसको दोहराने का काम करेंगे तो जनता का वही फैसला होगा जो कर्नाटक का फैसला हुआ है। अभी अभी बिहार में एक बाबा आए थे और हिंदू राष्ट्र की उन्होंने कहा कि लौ बिहार से ही उठेगी। तो क्या लगता है कि बीजेपी क्या चाहती है? इन बाबाओं के सहारे पॉलिटिक्स किया जाए, हिंदू राष्ट्र के सहारे पॉलिटिक्स किया जाए? बाबाओं को तो देख लिया है देश ने। आसाराम बापू को देख लिया, राम रहीम को देख लिया। कई बाबा जो आज जेल के शिकंजे में बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे बाबाओं के करिश्मे उनका शरण में भी जाते थे मोदी जी। आसाराम बापू के शरण में मोदी जी भी जाते थे, अडवाणी जी भी जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जाते थे। जो शीर्षक नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, आसाराम बापू के शरणों में जाया करते थे। और इसीलिए अब वो बाबाई करिश्मा भी नहीं बचेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जनता बहुत दिनों तक ठगी नहीं जा सकती है। जनता जिस दिन समझ में आ जाती है उसको वास्तविकता, उस दिन जनता किसी का भी नहीं सुनती है। जैसे कर्नाटक में किसी का भी नहीं सुना, जनता ने उलट दिया। सर, टीवी अखबार लगातार चला रहा है कि विपक्ष जो भले एकजुट हो जाए लेकिन कमज़ोर एकता बनेगी, चेहरा कौन होगा? तो इस पे आप लोग का क्या राय है कि क्या जवाब है इसका? देखिए, उसका जवाब ही जवाब है, कोई जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि इतने दिनों से मीडिया राहुल गांधी को पप्पू कह के मोदी जी के सामने उसको बौना करने की साजिश करती रही, लेकिन उसी पप्पू ने 3,500-4 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा करके देश को जोड़ने का काम किया और देश को ये बताने का काम किया कि ये दुस्साहसिक कदम भी उठा सकते हैं वो। और उसके बाद उसका पूरा इमेज ही बदल गया। अब वो मीडिया ही इस बात को नहीं दोहरा रही है जो पहले पप्पू पप्पू कह के उनका संबोधन ही करती थी। इसलिए विपक्ष की एकता, जिस पर मजाक उड़ाने का काम वो करते हैं, विपक्षी एकता अब बिल्कुल वास्तविक होने जा रही है। और विपक्ष की एकता में वो सारे लोग जुड़ने वाले हैं जो आज से कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले अलग अलग बातें किया करते थे, लेकिन अब सब एकजुट होकर बातें कर रहे हैं। इसलिए वो विपक्षी एकता का सपना भी पूरा होगा और वही विपक्षी एकता चेहरा भी चुन लेगा। इसके लिए गोदी मीडिया को ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता खुद विकल्प तैयार करती है। अब विरोधी पार्टियां एकमुश्त जब एकजुट हो जाएंगी तो विकल्प भी वो तैयार कर लेंगे। एक आखिरी सर सवाल लेंगे। पहलवान बेटियां लगातार दिल्ली पे बैठी हुई है, लेकिन आपने जैसे बताया कि टीवी अखबार वहां जा नहीं रहा है और मोदी जी के पास भी फुर्सत नहीं है। भले वो कर्नाटक में रैली कर रहे हो, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है। अब तो मोदी जी जापान चले गए हैं। उन बेटियों की सुधी लेने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको छोड़ के वो जापान चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ महिलाओं का कोई महत्व नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा उन्होंने जो दिया था शुरू के अपने कार्य आरंभ के पहले कार्यकाल के शुरू में, वो नारा कब का मतलब ये कि झूठा साबित हो चुका है। तो खिंचाए थे जब लेकिन जब ये महिलाएं बैठी हैं इतने दिनों से, आज कई महीने हो गए बेचारियों को, जो देश का नाम ऊंचा करने के लिए विश्व का दौरा करती है, दुनिया में भी जात में और जो है क्षेत्रीयता बांटा जा उन्होंने रहा बांटा है। है। जैसे किसान को इन्होंने कहा था कि खालिस्तानी हैं तो ये सेपरेटिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं। किसान को भी तो कहा ही था ना।
उसी तरह उनको अब जाट नन जाट के सवाल पर भेद पैदा कर रहे हैं। हरियाणा यूपी। हरियाणा यूपी और वही जाट नन जाट के सवाल पर कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल हाशिए पर चली जाएगी। जिस तरह का बर्ताव वो बेटियों के साथ कर रही है, देश की बेटियां भी इसको अच्छी तरह देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में कितना अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है, किसी वर्ग समूह की नहीं है, कहने को विभाजनकारी कार्रवाई वो करती रहती है। चलिए, ये थे तनवीर हसन, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, और जिस प्रकार से लगातार मीडिया का कवरेज नहीं मिल पा रहा है, चाहे विपक्षी पार्टी हो या फिर विपक्ष के जो मोदी के अगेंस्ट मुद्दे हैं उसको लेकर तमाम जो खबरें हैं उसको दबाया जा रहा है, और बाबा को लेके जो जिसका कोई दैनिक जीवन पे उपयोग नहीं है उनको लेके लगातार खबरें चलाती रहती है, उस पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है। और साथ में पहलवान बेटियों को लेके मोदी जी को कहीं ना कहीं बेटी पढ़ाओ का जो उनका मिशन था वो भी, उसकी भी पोल खुल रही है, ऐसा भी इन्होंने कहा। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।